वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी का सबक नंबर 1 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर बच्चों एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तो एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर की आपकी 100% तैयारी होगी। बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 का नाम है वसाइल और तरक्की। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपको समझाया जाएगा कि वसाइल किन किन चीज़ों को कहते हैं, वसाइल किसे कहते हैं, वसाइल के कितने प्रकार होते हैं और वसाइल की तरक्की किन किन तरीक़ों को अपनाकर की जा सकती है। याद रहेगा कि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि वसाइल किसे कहते हैं, वसाइल के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं और वसाइल की तरक्की कौन कौन से तरीक़ों को अपनाकर की जा सकती है। तो बच्चों जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि चैप्टर की कहानी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की कहानी समझेंगे ताकि चैप्टर की मेन थीम हमें समझ में आ सके और हम एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकें। तो सबसे पहली बात है कि वसाइल किसे कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि वसाइल उन सभी चीज़ों को कहते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। याद रहेगा कि वसाइल उन सभी चीज़ों को कहते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जैसे कि बस, कार, ट्रक, सूरज की रोशनी, पेड़ पौधे, जंगलात, घर, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों के ज़रिए से ही हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, वसाइल कहलाएंगी। तो बच्चों वसाइल 2 तरीके के होते हैं, पहला कुदरती और दूसरा इंसानी। अब एक बात आप सभी को हमेशा ध्यान रखनी है कि वसाइल सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है और पैसा भी होता है। याद रखोगे कि वसाइल केवल उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है और पैसा भी होता है। जैसे कि बच्चों अब कार चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है और पेट्रोल को ख़रीदने के लिए पैसा भी ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। समझ में आ रही है मेरी बात कि देखो बिना टेक्नोलॉजी के वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अब एक ज़मीन है, ज़मीन के नीचे कच्चा तेल है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी और हम इस तेल को नहीं निकाल पाएंगे तो ये तेल हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा। तो इस वजह से ये तेल कोई वसाइल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे हमारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। इसलिए वसाइल के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही, वसाइल को हासिल करने के लिए बच्चों टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखोगे कि वसाइल वो चीज़ें या पैदावार होती हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। वसाइल कुदरती और इंसानी दोनों तरह के होते हैं। अब एक बात क्या याद रखनी है कि वसाइल उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों होते हैं। जैसे कि ज़मीन के अंदर से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कच्चे तेल को इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है और फिर वो तेल हमारा एक वसाइल कहलाता है। अब जानेंगे कि नामियाती और गैर नामियाती वसाइल किसे कहते हैं। तो छोटी सी बात है कि नामियाती वसाइल वो हैं जो वसाइल हमें ज़मीन के कुरे हयात यानी कि उस हिस्से से मिलते हैं जहाँ पर जानदार रहते हैं, यानी कि ये वसाइल जानदार होते हैं कुदरती तौर पर। जैसे कि क्या लिखोगे कि कुरे हयात यानी कि ज़मीन की उस पार्ट से पाने वाले वसाइल जो कि जिस जगह पर जानदार रहते हैं और जानदार चीज़ों के ज़रिए से ही हमें ये वसाइल हासिल होते हैं। जैसे कि जंगल से लकड़ी मिलती है, फल सब्जियां, खेत वगैरह भी जंगलों को काटकर बना लिए जाते हैं, परिंदे, जानवर, मछली, घास, चारा और समुंदर से भी हमें बहुत सारी जानदार चीज़ें मिलती हैं जो कि जिनका इस्तेमाल हम वसाइल के रूप में करते हैं। इसी तरह बच्चों गैर नामियाती वसाइल क्या हैं, ज़मीन से
ना निकलने वाली चीज़ें जो कि ज़िंदा नहीं होती हैं, जैसे कि चट्टानें, सोना, चांदी, लोहा, तेल वगैरह, ये सब क्या है, ये सारी ही चीज़ें जानदार नहीं हैं, ज़िंदा नहीं हैं। तो ऐसी सभी चीज़ें जो ज़िंदा नहीं हैं गैर नामियाती वसाइल कहलाती हैं, जैसे कि चट्टानें, लोहा, सोना, चांदी, तेल वगैरह। अब बात करेंगे कि काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद वसाइल किसे कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि काबिल तजदीद वसाइल वो वसाइल होते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम बार बार रिपीट करके कर सकते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा वगैरह। इन चीज़ों को बच्चों, ये चीज़ें कभी भी इनसे, जैसे कि सूरज की रोशनी से हमें सोलर एनर्जी मिलती है, हवा से भी हमें बिजली वगैरह मिलती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक बार इस्तेमाल के बाद ख़त्म नहीं होती हैं, हम इनका इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। अब नाकाबिल तजदीद वसाइल ऐसे वसाइल हैं जो कि एक मरतबा इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, क्योंकि इन चीज़ों को बनने में हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं। तो ये चीज़ें एक बार इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाती हैं, तो इन चीज़ों को क्या कहेंगे, नाकाबिल तजदीद वसाइल कहेंगे, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम वगैरह। अब देखो बच्चों, वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना क्यों ज़रूरी है, पहले पढ़ेंगे कुदरती और इंसानी वसाइल। तो देखो, इंसानी वसाइल वो वसाइल हैं जो इंसान ख़ुद मेहनत करके बनाता है, जैसे कि अपनी ख़ुद की जायदाद, कार, खेत, प्रॉपर्टी वगैरह, टेबल, कुर्सी, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंसान मेहनत करके इन्हें ख़ुद बनाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, इंसानी वसाइल हैं। कुदरती वसाइल वो वसाइल हैं जो कि कुदरत की तरफ से हमें अता किए गए हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी, नबातात, मादनियात यानी कि मिनरल्स जो कि ज़मीन के नीचे हैं, नबातात यानी कि पेड़ पौधे वगैरह, पानी वगैरह, ये सब क्या हैं, कुदरती वसाइल हैं। अब बच्चों, वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना क्यों ज़रूरी है। देखो, वसाइल जो हैं बच्चों, जितने भी वसाइल हैं वो लिमिटेड है। अगर हम इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आबादी में इजाफ़ा और माशी तरक्की के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, माशी तरक्की के लिए, माशी लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है, पैसे से रिलेटेड। तो आबादी में इजाफ़ा और माशी तरक्की के लिए वसाइल की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अब वसाइल की तरक्की कैसे की जा सकती है। वसाइल की तरक्की का मतलब क्या है, यानी कि सभी वसाइलों का फ़ायदेमंद तरीके से इस्तेमाल करना ही वसाइल की तरक्की है। जैसे कि अब देखो, हम जैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पानी को लगातार पल्यूटेड करते जाएंगे तो आगे आने वाले हमारे जीवन के अंदर पानी की किल्लत हो जाएगी। इसलिए वसाइल का फ़ायदेमंद तरीके से इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन वसाइलों को नुकसान ना पहुँचे और आगे आने वाली जनरेशन भी इनका इस्तेमाल कर सके। तो वसाइल की तरक्की क्या होगी, क्या लिखोगे कि क्या मतलब होता है वसाइल की तरक्की का, यानी कि वसाइल का फ़ायदेमंद तरीके से इस्तेमाल करना ही वसाइल की तरक्की कहलाती है। यानी कि इनका दोहन ना करना, इन चीज़ों को ख़राब ना करना, कुदरती वसाइल को, क्योंकि बच्चों कुदरती वसाइल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिमिटेड हैं, अगर वो एक बार ख़त्म हो गई तो फिर वो दोबारा हमें नहीं मिल सकती हैं। इसलिए वसाइल की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम सभी वसाइल का इस्तेमाल फ़ायदेमंद तरीके से करें, ताकि आने वाली जनरेशन को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अब बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, समझते जाएंगे और मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बताती जाऊँगी। मंदरजा झेल में से आपको सही का इंतखाब करना है। झेल में दी गई अक़साम यानी कि किस्म में ख़ाम यानी कि कच्चा लोहा किस किस्म का वसीला है। याद रखोगे कि यहाँ पर आपको कुछ टाइप दिए गए हैं, कहा गया है कि इन किस्मों की पहचान कर कर बताओ कि इनमें से कच्चा लोहा कौन से टाइप का वसीला है, कौन सी किस्म का वसीला है। काबिल तजदीद, नामियाती या नाकाबिल तजदीद। तो बच्चों, कच्चा लोहा नाकाबिल तजदीद है, क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं और ये एक बार के इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो कच्चा लोहा क्या है, नाकाबिल तजदीद वसाइल की कैटेगरी के अंदर आएगा। अगला सवाल है,
पंजाब में झेल में दिए गए असबाब में ज़मीन की खस्ता हाली का कौन सा ख़ास सबब है। समझ में आ रहा है क्या पूछा गया है कि पंजाब के अंदर ज़मीन की खस्ता हाली का कौन सा क्या सबब है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हद से ज़्यादा काश्तकारी यानी कि खेती बाड़ी, ज़रूरत से ज़्यादा आबपाशी यानी कि सिंचाई, जंगलात का सफाया करना या ज़रूरत से ज़्यादा चराई करना। तो बच्चों, ज़मीन की खस्ता हाली का पंजाब के अंदर जो रीज़न है वो है हद से ज़्यादा काश्तकारी। अगला सवाल है, मंदरजा झेल रियासतों में से किस रियासत में सीढ़ी नुमा खेतों में खेती की जाती है यानी कि काश्तकारी की जाती है। सवाल का मतलब समझ में आया कि इनमें 4 रियासतें दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी रियासत, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। बच्चों देखो, जो खेत होता है आपने देखा होगा वो समतल होता है, मगर जो सीढ़ी नुमा खेती होती है उस खेत के अंदर ज़मीन को सीढ़ियों की तरीके से काट दिया जाता है, सीढ़ियों जैसी शेप दे दी जाती है और फिर तब खेती की जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तरांचल में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है खेतों के अंदर। अगला सवाल है, झेल में दिए गए सवालात के जवाब तकरीबन 30 अल्फाज में देने हैं। तो ऐसी 3 रियासतों के नाम बताने हैं जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है। याद रखोगे क्या पूछा गया है कि ऐसी 3 रियासतों के नाम बताओ जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है और इन सूबों में इस मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है और ये फसल काली मिट्टी की ख़ास फसल होती है। याद रखोगे कि काली मिट्टी के अंदर कपास की खेती की जाती है और ये फसल काली मिट्टी की ख़ास फसल होती है। मैप में आने वाला क्वेश्चन है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ऐसे कौन कौन सी रियासतें हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, उसे मार्क करना होगा मैप के अंदर। तो आप याद रखेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी के अंदर कपास की खेती की जाती है। अगला सवाल है, मशरिकी साहिल के दरियाई डेल्टाओं में किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है। इस किस्म की मिट्टी की 3 खासियतें बतानी हैं। याद रखोगे कि मशरिकी साहिल के जो दरियाई डेल्टा हैं यानी कि समुद्र के किनारे के जो डेल्टा बने हुए हैं वहाँ पर कौन सी टाइप की मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी की क्या खासियत होती है। तो बच्चों, मशरिकी साहिल के दरियाई डेल्टा कौन कौन से हैं? कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी। याद रखोगे कि मशरिकी साहिल के दरियाई डेल्टाओं के नाम अगर आपसे पूछे जाएं तो क्या क्या लिखोगे? कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी यानी कि GMKK। याद रख लेना, GMKK मशरिकी साहिल के दरियाई डेल्टाओं के नाम है। जी से गोदावरी, M से महानदी, K से कावेरी और K से कृष्णा। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सैलाबी मिट्टी पाई जाती है और सैलाबी मिट्टी की जो खासियतें हैं मंदरजा झेल है। सैलाबी मिट्टी नदियों के ज़रिए बहाकर लाई गई गाद से बनती है। याद रखोगे कि सैलाबी मिट्टी कैसे बनती है? नदियों के ज़रिए बहाकर लाई गई गाद से बनती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है। याद रखोगे कि सैलाबी मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है क्योंकि ये नदियों के ज़रिए बहाकर लाई गई गाद से बनती है। ये मिट्टी 2 किस्म की होती है। सैलाबी मिट्टी याद रखोगे 2 किस्म की होती है, खाद और बांगर। खाद की जो मिट्टी होती है बांगर की तुलना के अंदर ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है। खाद आप जानते हैं ना, पेड़ पौधों में डाली जाती है, तो इसी नाम से आप याद रख लेंगे कि खाद की मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है। सैलाबी मिट्टी में तग़ज़ई अनासिर ज़्यादा मक़दार में पाए जाते हैं, यानी कि इस मिट्टी में ज़रूरी जो अनासिर होते हैं पैदावार को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि पोटाश, फास्फोरस और चूना मौजूद होता है। इस मिट्टी के अंदर पानी को जज़्ब करने की ताकत होती है। इसमें ख़ास तौर पर सैलाबी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गन्ना, गेहूँ, चावल।
गन्ना, गाव से गन्ना, गाव से गेहूँ, जैसे चावल। गन्ना, गेहूँ, चावल जैसी फसलें सैलाबी मिट्टी के अंदर उगाई जाती हैं। याद रहेगी सैलाबी मिट्टी। पहले मशरक़ी साहिल के दरियाई डेल्टा का नाम याद रखना है, GMKK यानी कि गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है मशरक़ी साहिल के अंदर? सैलाबी मिट्टी पाई जाती है। इसकी खासियत क्या है कि ये नदियों के ज़रिए बहाकर लाई गई गाद से बनती है, बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है। ये मिट्टी दो तरह की होती है, खाद और पांगर। सैलाबी मिट्टी जो होती है इसके अंदर बहुत ज़रूरी अनासिर पोटाश, फास्फोरस और चूना मौजूद होता है और इस मिट्टी के अंदर पानी को जज़्ब करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और इस सैलाबी मिट्टी के अंदर उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, गेहूँ और चावल। गन्ना, गेहूँ और चावल बार बार रट कर बता रही हूँ ताकि आपके अच्छे से जहन के अंदर बैठ जाए। अगला सवाल है, पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? याद रखोगे क्या पूछा गया है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर मिट्टी के कटाव यानी कि मिट्टी को पहाड़ी इलाकों के अंदर बच्चों जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है, मिट्टी कम हो जाती है। तो इन जगहों पर मिट्टी को बनाए रखने के लिए, रोके रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? तो सबसे पहले दरख्त लगाने चाहिए। पहाड़ी ढलानों पर पानी के बहाव को रोकना और रफ्तार कम हो जाती है। अगर हम पहाड़ी इलाकों में बच्चों दरख्त लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि ये पानी के बहाव को रोकेगी, जिससे कि मिट्टी पानी के साथ बहकर नहीं जाएगी। और इसके अलावा खेतों की जुताई के ज़रिए पानी इनमें जज़्ब हो जाता है और नीचे नहीं बहता है, यानी कि ढलानों से खेत बने होते हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर भी खेती की जा सकती है और इस तरह से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे कि दरख्त लगाकर पहाड़ी ढलानों पर पानी के बहाव को रोका जा सकता है या पानी की रफ्तार को कम किया जा सकता है। खेतों की जुताई के ज़रिए पानी इनमें जज़्ब हो जाता है और नीचे नहीं बहता है। इसके अलावा पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती का तरीका अपनाकर मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सकता है। बड़े खेतों को पट्टियों में तकसीम करके इन पर घास उगाई जा सकती है। इससे हवा की रफ्तार में कमी आती है और हवा का जब सैलाब वगैरह आता है तो मिट्टी उड़कर अपने साथ नहीं लेकर जा मिट्टी मतलब इनकी घास की जड़ों के अंदर होती है तो मिट्टी नहीं उड़ती है और इस तरीके से भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। याद रहेंगे सारे ही तरीके, दरख्त लगाकर, खेतों की जुताई के ज़रिए, सीढ़ीनुमा खेती कर और बड़े खेतों को पट्टियों में तकसीम करके घास उगाई जा सकती है ताकि मिट्टी हवा के साथ उड़कर ना जाए। अगला सवाल है, नामियाती और गैर नामियाती वसाइल क्या हैं? कुछ मिसालें दीजिए। तो मैंने अभी बताया था आपको, नामियाती वसाइल यानी कि कुरे हयात से नामियाती वसाइल हासिल किए जाते हैं, जैसे कि जंगली पैदावार, फसलें, परिंदे, जानवर, मछली, घास, चारा और दीगर समुद्री जानदार नामियाती वसाइल की मिसालें हैं। याद रखोगे कि नामियाती वसाइल कुरे हयात से हासिल किए जाते हैं, यानी कि इन सभी चीज़ों में जान होती है, जैसे कि जंगली पैदावार, फसलें, परिंदे, जानवर, मछली, घास, चारा और दीगर समुद्री जानदार नामियाती वसाइल की मिसालें हैं। गैर नामियाती वसाइल ऐसे वसाइल हैं जो ना जिंदा चीज़ों से हासिल किए जाते हैं, यानी कि बेजान होती हैं ये चीज़ें, गैर नामियाती वसाइल कहलाती हैं, जैसे कि चट्टानें, धातें, तेल वगैरह। ये सभी चीज़ें क्या हैं? गैर नामियाती वसाइल हैं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे दबी हुई होती हैं और नामियाती जो वसाइल होते हैं वो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं और गैर नामियाती वसाइल ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में ज़मीन के इस्तेमाल के अंदाज़िया ढंग की वजाहत कीजिए और बताइए कि 1960 से 61 के बाद से जंगलात का रकबा यानी कि एरिया क्यों नहीं बढ़ पाया है। सवाल का मतलब समझ में आया कि हिंदुस्तान में ज़मीन के इस्तेमाल का अंदाज़िया ढंग के
वजाहत करते हुए आपको ये बताना है कि 1960 से 61 के बाद से हिंदुस्तान के जंगलात का जो एरिया है वो क्यों नहीं बढ़ पाया है। तो बच्चों, हिंदुस्तान में ज़मीन का इस्तेमाल मंदरजा झेल कामों के लिए होता है, जंगलात के रूप में होता है ज़मीन का इस्तेमाल। हिंदुस्तान में ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ज़राअत के लिए इस्तेमाल ना होने वाली ज़मीन भी होती है, जैसे कि बंजर ज़मीन के रूप में बंजर ज़मीन भी है। समझ में आ रहा है कि जंगलात का एरिया क्यों नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि देखो जंगलात होते हैं, जंगलात के रूप में ज़मीन का इस्तेमाल तो होता ही होता है। इसके अलावा ज़राअत के लिए इस्तेमाल ना होने वाली ज़मीन जैसे कि बंजर ज़मीन होती है जिस पर कोई पैदावार नहीं होती है, गैर ज़राअती कामों के लिए भी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जंगल का जो रकबा होता है वो नहीं बढ़ पाता है, जैसे कि इमारतें, सड़कें, बिज़नेस की तामीर वगैरह की जाती है। इसके अलावा दीगर गैर ज़राअती ज़मीन यानी कि पड़ती ज़मीन को छोड़कर, जैसे कि चरागाह के लिए इस्तेमाल की जाती है जो ज़मीन, तो इस वजह से भी जंगल का एरिया और ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जंगलात के अलावा ज़मीन चराई के लिए, जानवरों को चराने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दीगर कामों के लिए ज़मीन भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि दरख्तों और फसलों वगैरह के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, खेती बाड़ी करने के लिए, बाग बनाने के लिए। तो इसी वजह से भी जंगलात का जो एरिया है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है 1960 और 61 के बाद। इसके अलावा बच्चों, पड़ती ज़मीन जो होती है यानी कि चालू साल की पड़ती ज़मीन जो बग़ैर ज़राअत के एक या कम ज़राअती साल के लिए ऐसे ही उसको छोड़ दिया जाता है, ऐसी ज़मीन पड़ती ज़मीन होती है। इस पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं की जाती है, इसे कई सालों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ज़रख़ेज़ बनाने के लिए। पड़ती ज़मीन के अलावा दीगर ज़मीन जो 1 से 5 ज़राअती साल के लिए छोड़ दी जाती है। खालिस बोया गया रकबा भी जंगलात के रकबे को आगे बढ़ने के अंदर कारगर साबित यानी कि रीज़न है इसका, यानी कि ऐसा एरिया जिसके ऊपर, जैसे कि वो रकबा जो एक ज़राअती साल में 1 से ज़्यादा मरतबा उसके ऊपर खेती बाड़ी की जाती है, उसे खालिस बोया गया रकबा कहते हैं। याद रखोगे कि वो रकबा जो एक ज़राअती साल में 1 से ज़्यादा मरतबा बोया जाता है, जिस पर बदल बदल कर खेती की जाती है। इसके अलावा बच्चों, टेक्नोलॉजी और माशी तरक्की ने वसाइल के ज़्यादा अब अगला सवाल है तकनीकी और माशी तरक्की ने वसाइल के ज़्यादा इस्तेमाल को किस तरह से बढ़ा दिया है। देखो बच्चों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे लोग अपनी चीज़ों के इस्तेमाल की जो चीज़ें थी, जो पैदावार थी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे इस्तेमाल के लायक बनाते गए। और इसके अलावा माशी तरक्की यानी कि पैसों की तरक्की से भी लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को ख़रीदने लगे, जिससे कि तकनीकी और माशी तरक्की ने वसाइल के ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दे दिया। जैसे किसी इलाके की माशी तरक्की के लिए वसाइल की दस्तयाबी ज़रूरी होती है। याद रखोगे कि कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा इलाका जो पैसों में तरक्की करना चाहता है, वहाँ पर वसाइल का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी से इस तरक्की के अंदर रुकावट आ जाती है। अगर देखो पैसे होंगे और टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो इस तरक्की के अंदर बच्चों रुकावट आ जाएगी। टेक्नोलॉजी और माशी तरक्की वसाइल के इस्तेमाल में इजाफ़ा करते हैं। याद रखोगे हमेशा कि टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों की ही तरक्की वसाइल के इस्तेमाल के अंदर इजाफ़ा करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और पैसे का इस्तेमाल करके ही चीज़ों को इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि किसी इलाके की माशी तरक्की के लिए वसाइल की दस्तयाबी ज़रूरी होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी इस तरक्की के अंदर रुकावट होती है। टेक्नोलॉजी और माशी तरक्की वसाइल के इस्तेमाल में इजाफ़ा करते हैं। अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि माशी तरक्की यानी कि पैसा कमाने के लिए भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और इसके बाद तरक्याती कामों में ज़मीन की ज़रूरत होती है, जैसे कि जंगल का इस्तेमाल होता है, मदनियत का इस्तेमाल होता है, और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है? पैसा कमाने के लिए पहले टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और इसके बाद तरक्याती कामों में ज़मीन की यानी कि तरक्की के कामों को करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए जंगल का इस्तेमाल किया जाता है, मादनियत का इस्तेमाल किया जाता है, और पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है।
अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तान इंग्लैंड का ग़ुलाम था, यानी कि इंग्लैंड की एक नौआबादी थी। नौआबादी किसे कहते हैं बच्चों? जिस मुल्क के ऊपर गैर मुल्कियों ने कब्ज़ा कर रखा होता है। तो जो ग़ुलाम मुल्क होता है वो कब्ज़ा करने वाले मुल्क की नौआबादी कहलाता है। तो क्या लिखोगे कि अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तान इंग्लैंड की नौआबादी थी। तारीख गवाह है कि गैर मुल्की हमलावरों का ख़ास मकसद हिंदुस्तान के ज़रख़ेज़ वसाइल थे, यानी कि यहाँ पर जितने भी ज़रख़ेज़ वसाइल थे गैर मुल्की इन पर अपना कब्ज़ा जमा कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर आकर अपने पंजे गाड़े थे ताकि वो पैसा कमा सकें। टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से नौ आबादियों की तरक्की हुई, यानी कि जो देश ग़ुलाम थे वहाँ पर टेक्नोलॉजी की तरक्की होने की वजह से नौ आबादियों की तरक्की हुई और गैर मुल्की ताकतों ने यहाँ पर अपना तसल्लुत कायम करना शुरू कर दिया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में सनतकारी और शहरकारी के अंदर, सनतकारी का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर सनतकारी और शहरकारी के अंदर इजाफ़ा हुआ और हमारे लिए वसी मौक़े पैदा हुए तरक्की के। आज मुल्क में बड़े बड़े सनअती इदारे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आम हो गई हैं और सनअतों की बढ़ती हुई तादाद का भी दबाव बढ़ता है। सनअतों की बढ़ती हुई तादाद ने भी दबाव को बढ़ाया है। आबी वसाइल भी, यानी कि सभी चीज़ों के ऊपर दबाव को बढ़ाया है। किस चीज़ ने? सनअतों की बढ़ती हुई तरक्की ने। इसलिए बच्चों वसाइल का अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इनका फ़ायदेमंद तरीके से ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब बच्चों अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर हैं। पहला सवाल है कि वसाइल किसे कहते हैं? तो एग्ज़ाम में लिखोगे कि वसाइल वो पैदावार या चीज़ें होती हैं जिनकी इंसान के लिए अहमियत या कदर होती है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि वसाइल वो पैदावार या चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, लेकिन वसाइल सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी और पैसा हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप इसकी जगह क्या लिखोगे कि वसाइल वो पैदावार या चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, लेकिन हम वसाइल उन्हीं चीज़ों को कहेंगे जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों हो। अगला सवाल है कुदरती वसाइल क्या है? तो इंसान को कुदरत के वसीले से मिलने वाली चीज़ें कुदरती वसाइल कहलाती हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी, नबातात और मादनियात वगैरह, यानी कि जितनी भी चीज़ें हमें कुदरत ने अता की हैं वो सभी चीज़ें कुदरती वसाइल हैं। वसाइल की खासियत बतानी है, यानी कि कोई भी चीज़ वसाइल कब कहलाती है? तो वसाइल इस्तेमाल के लायक होते हैं, इनसे हमें फ़ायदा मिलता है और ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की सलाहियत यानी कि काबिलियत रखते हैं। क्या लिखोगे कि वसाइल इस्तेमाल के लायक होते हैं और इनमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की सलाहियत होती है। वसाइल आमतौर पर महदूद मिक़दार में दस्तयाब होते हैं, यानी कि ये लिमिटेड होते हैं और इनके ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमत हासिल होती है। वसाइल के ज़रिए से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बच्चों, जैसे कि हम कार चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल हमें कैसे मिलता है? टेक्नोलॉजी और पैसे की बिना पर मिलता है। अगला सवाल है वसाइल कितने किस्म के होते हैं? तो वसाइल दो किस्म के होते हैं, इंसानी और कुदरती। तो इंसानी वसाइल जैसे कि तामीरात, सड़कें, रेलवे, अस्पताल, बस्तियाँ, दवाइयाँ वगैरह, ये सब क्या हैं? इंसानी वसाइल हैं। और कुदरती वसाइल क्या हैं? जो जैसे कि हयाताती और गैर हयाताती वसाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नामियाती और गैर नामियाती दोनों ही वसाइल कुदरती वसाइल के अंदर आते हैं। अगला सवाल है वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि इनको सेव करना क्यों ज़रूरी है? तो देखो बच्चों, वसाइल जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, महदूद मात्रा में हमें दस्तयाब होते हैं। इसी वजह से आगे वाली जनरेशन के लिए भी इनको बचाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से वसाइल ऐसे हैं जो कि एक बार इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या लिखोगे कि आबादी में इजाफ़े और माशी तरक्की के लिए वसाइल की अहम ज़रूरत होती है, इसलिए इनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी होता है। क्या लिखोगे? आबादी में इजाफ़ा और माशी यानी कि पैसा कमाने के लिए वसाइल की बहुत ज़रूरी होती है। देखो हम पैसा कैसे कमा सकते हैं? वसाइल से ही कमा सकते हैं। इसलिए पैसा कमाने के लिए और आबादी के अंदर इजाफ़ा हो रहा है,
ताकि आने वाली जनरेशन भी इन वसाइल का इस्तेमाल कर सके। इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए हमें वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना निहायत ही ज़रूरी है। इनका हमें अंधाधुंध दोहन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को, जैसे कि पानी को, हवा को, ज़मीन को पॉल्यूटेड होने से रोकना चाहिए, ताकि इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारी आने वाली जनरेशन भी बिना किसी परेशानी के कर सके। अगला सवाल है कि वसाइल की तरक्की का क्या मतलब है। तो बच्चों, वसाइल की तरक्की का मतलब है कि वसाइलों का फ़ायदेमंद तरीके से इस्तेमाल करना ही वसाइल की तरक्की है, यानी कि वसाइलों को ख़राब ना करना, पॉल्यूटेड ना करना। तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि वसाइल की तरक्की से मुराद इनका फ़ायदेमंद तरीके से इस्तेमाल है। कौन से कुदरती वसाइल सनतों यानी कि इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद हैं। याद रहेगा कि ऐसी कौन कौन से कुदरती चीज़ें हैं जो कि किसी भी बिज़नेस की बुनियाद है। सबसे पहले हैं जंगलात, जंगलात से मिलने वाली लकड़ी, जानवर, पानी, मदनियात, तवानाई वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सनतों की बुनियाद हैं। अगला सवाल है वसाइल की मंसूबाबंदी से क्या मुराद है। तो वसाइल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल ही इनकी मंसूबाबंदी कहलाती है। याद रखोगे कि वसाइल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल इनकी मंसूबाबंदी कहलाती है। ज़मीन के मुनासिब इस्तेमाल के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले मिट्टी के कटाव पर रोक लगानी चाहिए। रेगिस्तानी और बंजर ज़मीन को इस्तेमाल के लायक बनाना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। अगला सवाल है वसाइल की मंसूबाबंदी के 3 तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है वसाइल की फहरिस्त तैयार करना कि किस किस टाइप के कौन कौन से वसाइल होते हैं। फिर इनकी दस्तयाबी यानी कि इनके मुहैया होने पर और इनकी तरक्की का जायज़ा लेना। वसाइल के इस्तेमाल की मंसूबाबंदी करना। मंसूबाबंदी करके ही, मंसूबाबंदी का मतलब मैंने क्या बताया था कि बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। जब हम सीख जाएंगे तो वसाइल के इस्तेमाल की मंसूबाबंदी को बनाना। ये 3 ऐसे कदम हैं जो कि वसाइल की मंसूबाबंदी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या क्या? वसाइलों की पहले फहरिस्त तैयार करना, फिर इनकी दस्तयाबी की फहरिस्त तैयार करना, फिर वसाइल के इस्तेमाल की यानी कि इन वसाइलों के इस्तेमाल की जो मंसूबाबंदी है उसको बनाना कि कौन सा वसाइल किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। बच्चों, मादनियाती वसाइल किसे कहते हैं? जितने भी मिनरल्स हैं जो कि ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, जैसे कि कच्ची धातें, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। तो ऐसे वसाइल जो ज़मीन से हासिल किए जाते हैं मादनियाती वसाइल कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, कच्ची धात वगैरह। अगला सवाल है वसाइल की तरक्की के लिए कौन कौन सी चीज़ें मददगार साबित होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट, मवासलात और तिजारत वसाइल की तरक्की के ज़रिए हैं। याद रखोगे कि वसाइल की तरक्की के लिए कौन कौन सी चीज़ें मददगार साबित होती हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम जंगलों से लकड़ी को लाकर अपने इस्तेमाल में लगा सकते हैं। तिजारत से हम चीज़ों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तिजारत करके चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लाई जा सकती हैं। अब है ज़मीन की तंजीली से क्या मुराद है, यानी कि ज़मीन की मिट्टी को ज़राअत के काबिल ना रहने देने का कबन ज़मीन की तंजीली कहलाता है। याद रखोगे कि जब मिट्टी खेती बाड़ी के लायक नहीं रहती है तो ये जो अमल होता है ज़मीन की तंजीली कहलाता है। याद रखोगे कि मिट्टी को ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी के काबिल ना रहने देने के अमल को ज़मीन की तंजीली कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहला है कुदरती और दूसरा इंसानी। कुदरती वजूहात के अंदर ज़मीन की तंजीली कब होती है, यानी कि जब ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है, तूफ़ान आते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ये मिट्टी की जो ऊपरी ज़रख़ेज़ परत होती है अपने साथ उड़ाकर बहाकर ले जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की तंजीली हो जाती है, यानी कि मिट्टी ज़राअत के काबिल नहीं रह पाती है। इसके अलावा जिससे मिट्टी बंजर बन जाती है। इंसानी वजूहात, मसलन इंसान अपनी कम अक्ली की वजह से कारखानों का गंदा केमिकल वाला पानी ऐसे ही खुला छोड़ देता है। इससे भी मिट्टी की तंजीली होती है, यानी कि मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। अगला सवाल है वसाइल की मंसूबाबंदी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, वसाइल की मंसूबाबंदी
एक तकनीक या हुनर है जिसके ज़रिए हम अपने वसाइल का मुनासिब तरीक़ों से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। याद रखोगे कि वसाइल की मंसूबा बंदी एक तकनीक है, एक हुनर है, एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए हम अपने वसाइल का मुनासिब तरीक़ों से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। क्योंकि जितने भी वसाइल हैं वो महदूद होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और हमारे मुल्क में इनकी तकसीम यानी कि इनका जो बंटवारा है वो गैर यकसा है, एक जैसा नहीं है। कहीं पर ज़्यादा वसाइल हैं तो कहीं पर कम वसाइल हैं, इसलिए वसाइलों की मंसूबाबंदी करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके हम वसाइलों की बचत कर सकते हैं, वसाइल की बचत कर सकते हैं और इनको आलूदा होने से बचा सकते हैं। मंसूबाबंदी करके हम क्या कर सकते हैं? वसाइल की बचत कर सकते हैं, याद रखोगे, और वसाइलों को आलूदा होने से, पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। अगला सवाल है, मगरिबी राजस्थान में मिट्टी और कुदरती नबातात के तहफ़्फ़ुज़ के 2 तरीक़े बताने हैं। याद रखोगे कि क्या पूछा गया है कि मगरिबी राजस्थान में मिट्टी के और कुदरती नबातात के यानी कि मिनरल्स के तहफ़्फ़ुज़ के 2 तरीक़े बताने हैं। तो राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में मिट्टी और कुदरती नबातात के तरीक़े मंदरजा झेल हैं। रेगिस्तानी इलाकों में आबपाशी यानी कि सिंचाई की सहूलियत मुहैया करके ज़मीन को ज़राअत के लायक बनाया जा सकता है। इसी वजह से राजस्थान में राजस्थान नहर की तामीर की जा रही है ताकि पंजाब से पानी लाकर यहाँ की आबपाशी सिंचाई की जा सके। याद रहेगा कि मिट्टी और कुदरती नबातात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राजस्थान के अंदर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर पानी और बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है, जिस वजह से यहाँ पर पानी भी नहीं होता है। अगर देखो रेगिस्तानी इलाकों के अंदर सिंचाई की सहूलियत पैदा कर दी जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि खेती बाड़ी की जा सकेगी और मिट्टी को तंजीली से रोका जा सकेगा। इसी वजह से बच्चों राजस्थान नहर की तामीर की जा रही है ताकि पंजाब से पानी लेकर राजस्थान के अंदर आबपाशी सिंचाई की जा सके, और इन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर भी रेगिस्तान के इलाके में कमी लाई जा सकती है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो रेत है दूर दराज के इलाकों में नहीं फैलेगा। याद रखोगे कि 2 तरीके अपनाकर, पहला राजस्थान नहर की तामीर करके और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर मिट्टी और कुदरती नबातात का तहफ़्फ़ुज़ राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके के अंदर किया जा सकता है। अब बच्चों, मिट्टी का कटाव क्या होता है? देखो, मिट्टी का कटाव का मतलब है जैसे कि कोई एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तूफ़ान आते हैं, तो ये बाढ़ और तूफ़ान मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के कटाव पर आपको एक मुख्तसर नोट लिखना है। तो मिट्टी की ऊपरी परत के हट जाने के अमल को मिट्टी का कटाव कहते हैं। अगर देखो बच्चों, ज़मीन की जब ऊपरी परत हट जाती है तो उससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो बंजर हो जाती है, यानी कि उस ज़मीन पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है, उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। तो याद रखोगे कि मिट्टी की ऊपरी परत के हट जाने के अमल को मिट्टी का कटाव कहते हैं। मिट्टी के कटाव की सबसे बड़ी वजह पानी और हवा का तेज़ बहाव होता है। ये दोनों मिट्टी की ऊपरी ज़रख़ेज़ सतह को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और मिट्टी ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी के लायक नहीं रह पाती है। पानी के तेज़ बहाव से मिट्टी में गहरे गड्ढे बनते चले जाते हैं और ये गड्ढे चंबल की घाटी में देखे जा सकते हैं। तेज़ हवाएं रेगिस्तानी इलाकों से मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाती हैं और इसको दूसरी जगह जमा कर देती हैं। इन कुदरती अवामिल के अलावा जो मिट्टी का कटाव होता है वो इंसानी सरगर्मियों की वजह से भी होता है, जैसे कि इंसान अपने तामीराती कामों में इमारतें बनाने के लिए बजरी, संगे मरमर, बदरपुर वगैरह का इस्तेमाल करने की गर्ज से छोटी और बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में तब्दील कर देता है और मादनियाती अशिया भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा खुदाई करते हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो ख़त्म हो जाती है और मिट्टी की तंजीली हो जाती है, यानी कि मिट्टी ज़राअत के काबिल नहीं बचती है। तो हमेशा ध्यान रखोगे कि मिट्टी का कटाव या मिट्टी की तंजीली के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये सभी बातें लिखेंगे कि मिट्टी की ऊपरी परत के हट जाने से मिट्टी का जो
मिट्टी का कटाव कहलाती है। इसकी दो वजह होती हैं, पहला इंसानी और दूसरा कुदरती। कुदरती के अंदर क्या होता है, हवा और पानी इसकी वजह होती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी के बनने के अमल को समझाना है। तो देखो बच्चों, मिट्टी के बनने का अमल बहुत ज़्यादा धीमा होता है, आहिस्ता होता है। मुमकिन है कि ज़मीन की ऊपरी परत बनने में हज़ारों साल लग गए हों। याद रखोगे कि मिट्टी के बनने का अमल काफ़ी धीमा होता है। मुमकिन है कि ज़मीन की ऊपरी परत बनने में हज़ारों साल लग गए हों। मिट्टी के बनने और इसकी ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करने के लिए कई अवामिल ज़िम्मेदार होते हैं। इनमें देखो चट्टानें, नबातात, जानवर, मिट्टी की मकामी शक्ल, आबो हवा और एक तवील अरसा शामिल होता है। याद रखोगे कि मिट्टी के बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चट्टानें, नबातात, जानवर, मिट्टी की मकामी शक्ल, आबो हवा और एक बहुत लंबा टाइम। सबसे पहला जो सबब होता है वो चट्टानें होती हैं मिट्टी बनने के लिए। चट्टानों से मिट्टी बनने में काफ़ी चीज़ों का दखल होता है। दूसरा सबब आबो हवा होती है, जो चट्टानों को एक तवील यानी कि बहुत लंबे अरसे में छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील कर देती है। याद रखोगे, सबसे पहला सबब चट्टानें हैं। चट्टानों से मिट्टी बनने में काफ़ी चीज़ों का दखल होता है। दूसरा सबब है आबो हवा, जो चट्टानों को एक तवील यानी कि बहुत लंबे अरसे में छोटे छोटे टुकड़ों यानी कि ज़र्रात में तब्दील कर देती है। पेड़ पौधे भी इन चट्टानों के अंदर घुसकर अपनी जड़ों के ज़रिए इन्हें तोड़ते हैं। मवेशियों के चरने से भी ये चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं और बारिश का पानी भी इन चट्टानों के मसामात में घुसकर इन्हें तोड़ने का काम अंजाम देता है। और आखिर में एक तवील यानी कि बहुत लंबे अरसे तक मुख्तलिफ यानी कि कई प्रकार के अवामिल की वजह से इन चट्टानों में तब्दीलियां आती रहती हैं और मिट्टी बनने का अमल जो है मुसलसल जारी रहता है। अगला सवाल है, ज़मीन की तंसीली में कौन कौन से इंसानी अवामिल कार फरमा है। तो देखो बच्चों, ज़मीन की तंसीली में कुदरती अवामिल से ज़्यादा इंसानी अवामिल कार फरमा होते हैं। जब इंसान अपने लालच के तहत जंगलात को बेतहाशा काटने लगता है तो बारिशों की मिकदार में कमी होने लगती है और पानी के तेज़ बहाव से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। याद रखोगे कि ज़मीन की तंसीली का मतलब ही मिट्टी का कटाव है। यही वाली बात आपको यहाँ पर लिखनी है। तो क्या लिखोगे कि जब इंसान अपने लालच के तहत जंगलात को बेतहाशा काटने लगता है तो बारिशों की मिकदार में कमी होने लगती है और पानी के तेज़ बहाव से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है, यानी कि पानी के बहाव से मिट्टी की ऊपरी ज़रख़ेज़ परत बहाकर अपने साथ ले जाता है पानी। जंगलात की कटाई से बारिशों में कमी हो जाती है, जिसके नतीजे में मिट्टी की ज़राअत जो मिट्टी होती है पानी की कमी से खेती बाड़ी के लायक नहीं रहती है, क्योंकि जंगल काट दिए जाते हैं और जंगलों के कटाव की वजह से बारिश में कमी होती है। इसी वजह से मिट्टी खेती बाड़ी के लायक नहीं रहती है। इंसान के ज़रिए बहुत ज़्यादा तामीराती यानी कि कंस्ट्रक्शन के कामों से भी ना सिर्फ मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में कमी आती है, बल्कि इसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो भी तंसीली का शिकार हो जाती है। इंसान के ज़रिए कानकनी यानी कि कानों की खुदाई कर कर सोना, चांदी, हीरे वगैरह निकाले जाते हैं, तो ये भी मिट्टी की तंसीली का सबब बनते हैं और बाद में इससे ज़मीन में गहरे गड्ढे हो जाते हैं और जो कि ये ज़मीन जो होती है गहरे गड्ढे होने के बाद ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी के काबिल नहीं रहती है। अगला सवाल है, कुदरती और इंसानी वसाइल के अंदर फ़र्क बताना है। तो देखो, कुदरती वसाइल और इंसानी वसाइल में मंदरजा झेल फ़र्क है। कुदरती वसाइल ऐसे वसाइल हैं जो कि कुदरत के ज़रिए इंसान को तोहफ़े के तौर पर दिए गए हैं। ये सभी वसाइल कुदरती वसाइल कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, मादनियात और जंगलात वगैरह। याद रखोगे कि जो कुदरत के ज़रिए इंसान को तोहफ़े के तौर पर दिए गए हैं कुदरती वसाइल कहलाते हैं, मिट्टी, पानी, मादनियात और जंगलात वगैरह। इंसानी वसाइल ऐसे वसाइल जो इंसान ख़ुद मेहनत करके पैदा करता है इंसानी वसाइल कहलाते हैं, जैसे कि इमारतें, यादगारें, इंजीनियरिंग, तकनीक, अस्पताल, दवाइयाँ, मशीनरी, टेक्नोलॉजी वगैरह। ये सब क्या है, इंसानी वसाइल की मिसालें हैं। अगला सवाल है, काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद वसाइल में फ़र्क बताना है। तो बच्चों, काबिल तजदीद वसाइल ऐसे वसाइल जो एक मरतबा इस्तेमाल करने से ख़त्म नहीं होते हैं,
काबिल तस्दीद वसाइल कहलाते हैं, जैसे कि जंगल से इमारती लकड़ी काट ली जाए तो कुछ वक्त के बाद लकड़ी दोबारा पैदा हो जाती है। नहरें, पानी और नबातात भी ऐसे वसाइल हैं जिन्हें मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखोगे कि ऐसी चीज़ें जो कि एक बार इस्तेमाल के बाद ख़त्म नहीं होती हैं, जैसे कि हवा, सूरज की रोशनी, जंगल की लकड़ी, नबातात, घास वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं, एक बार इस्तेमाल के बाद ख़त्म नहीं होती हैं, दोबारा इनका कुछ टाइम बाद इस्तेमाल कर लिया जाता है। नाकाबिल तस्दीद वसाइल, ऐसे वसाइल जो एक मरतबा इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों, ऐसे वसाइलों को बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हैं, नाकाबिल तस्दीद वसाइल हैं, क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। अगला सवाल है, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में फ़र्क वाज़ा करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में मंदरजा झेल फ़र्क है। लाल मिट्टी के अंदर बच्चों लोहे की मिक़दार ज़्यादा होती है, इसी वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ये मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। मैप में पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप मार्क कर दोगे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी पठारों पर पाई जाने वाली चट्टानों से उठने वाले बुखारात से बनती है। ये मिट्टी ज़रख़ेज़ और काबिल ज़राअत होती है। बच्चों, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है और खेती बाड़ी के लायक होती है। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी बच्चों घास फूस के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो ये मिट्टी पहाड़ों या पहाड़ी हमवार इलाकों में पाई जाती है। इस मिट्टी की ऊपरी परत बहुत ज़्यादा अमूमन सख्त होती है, यानी कि और मिट्टियों के मुकाबले में लेटराइट मिट्टी की ऊपरी परत ज़्यादा सख्त होती है। पहाड़ों की आबो हवा गर्म और मरतूब होती है। ये मिट्टी लेचिंग के अमल से बनती है। इस मिट्टी के अंदर बॉक्साइट, एल्युमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा होती है। ये मिट्टी ज़राअत के लिए ज़्यादा कारगर नहीं होती है, मगर ये झाड़ियों और घास वगैरह के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है लेटराइट मिट्टी। बच्चों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान में कितने किस्म की मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान से समझेंगे कि हिंदुस्तान जैसे वसी यानी कि बहुत बड़े मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्मों की, यानी कि अक़साम कहते हैं किस्म की जमा को, तो मुख्तलिफ़ अक़साम की मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले है सैलाबी मिट्टी। ये मिट्टी मुल्क के बहुत बड़े, हमारे मुल्क में ये मिट्टी जो है सैलाबी मिट्टी बहुत बड़े रकबे यानी कि एरिया में फैली हुई है। ख़ुसूसन शुमाली हिंद के मैदानों और साहिली इलाकों जैसे कि छत्तीसगढ़ के कुछ मखसूस इलाकों में सैलाबी मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत ज़रख़ेज़ होती है, इसलिए इसकी ज़राअत में बहुत ज़्यादा, खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये मुस्तक़बिल बहने वाली नदियों के ज़रिए बहाकर लाई गई खाद के ज़रिए बनती है। सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों की घाटियों में ज़्यादातर सैलाबी मिट्टी पाई जाती है। याद रखोगे, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों के घाटियों में ज़्यादातर सैलाबी मिट्टी पाई जाती है। शुमाली इलाकों में सैलाबी मिट्टी दो किस्म की होती है, खाद और बांगर, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि खाद वाली जो सैलाबी मिट्टी होती है बांगर वाली मिट्टी की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होती है। काली मिट्टी के अंदर बच्चों कपास की खेती की जाती है। याद रखोगे कि काली मिट्टी लावा के फैलने की वजह से बनती है, इसी वजह से इसका रंग काला होता है। ये मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। मैप में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि काली मिट्टी लावा के फैलने से बनती है, इसी वजह से इसका रंग काला होता है। ये मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। इस मिट्टी को रेगू मिट्टी भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है
और इस मिट्टी के अंदर कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगली है लाल मिट्टी। तो इस मिट्टी के अंदर लोहे की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसका रंग लाल होता है। ये मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड के अंदर पाई जाती है। पठारी इलाकों में चट्टानों में होने वाली हरारत के असरात से ये मिट्टी बनती है। याद रखोगे कि ये मिट्टी पठारी इलाकों में चट्टानों में होने वाली जो हरारत होती है उसके असरात से बनती है। ये ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है। लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी ख़ास तौर पर दक्कन की पहाड़ियों, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा और असम और मेघालय में पाई जाती है। याद रखोगे कि लेटराइट मिट्टी दक्कन की पहाड़ियों, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ज़्यादा बारिश की वजह से होने वाले नतीजे के अंदर ये मिट्टी बनती है। ये मिट्टी के किस वजह से बनती है? इन एरियाओं में ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये मिट्टी बनती है। इसे काबिल ज़राअत नहीं समझा जाता है, मगर ये मिट्टी झाड़ियों और घास फूस वगैरह के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगला है पहाड़ी मिट्टी। तो इस तरह की मिट्टी आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जो नबाताती मादों के जमा होने से बनती है। याद रखोगे कि पहाड़ी मिट्टी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है। ये मिट्टी नबाताती मादों के जमा होने से बनती है। ये मिट्टी आमतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पाई जाती है। याद रखोगे कि पहाड़ी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ऊपर के साइड की जितने भी स्टेट्स होंगे उनका नाम लिख दोगे, क्योंकि ये सभी पहाड़ी हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी। तो बच्चों ये मिट्टी राजस्थान जैसे इलाकों में मिलेगी। ये मिट्टी खुशक और नुम खुशक इलाकों में पाई जाती है, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इसमें रेत के ज़र्रात बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये मिट्टी ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं होती है। लेकिन आबपाशी की सहूलियात को मुहैया करके यहाँ पर ज़राअत की जा सकती है। जिन एरियाज़ में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान के इस मिट्टी को ज़राअत के इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है, और ऐसा राजस्थान के गंगानगर इलाके में किया जा रहा है। रेगिस्तानी मिट्टी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। अगला सवाल है वसाइल का मंसूबा क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? तो देखो बच्चों, वसाइल की अगर हम मंसूबा बंदी कर लेंगे तो हम वसाइल की बचत कर सकते हैं और वसाइल को आलूदा होने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चों वसाइल लिमिटेड होते हैं, इसलिए इनका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जवाब में लिखोगे कि वसाइल की मंसूबाबंदी एक तकनीक या हुनर है जिसके ज़रिए हम अपने वसाइल का मुनासिब तरीक़ों से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, क्योंकि वसाइल महदूद होते हैं और हमारे मुल्क में इनकी जो तकसीम है, इनका बंटवारा है, गैर यकसा है, यानी कि एक जैसा नहीं है। कहीं पर वसाइलों की मिकदार ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। इसलिए इनकी मंसूबाबंदी करना बेहद ज़रूरी है, ताकि ऐसा करके हम वसाइल की बचत कर सकें और माहौल को आलूदा होने से बचा सकें। याद रहेगा कि वसाइल की मंसूबाबंदी एक तकनीक या हुनर है जिसके ज़रिए हम अपने वसाइल का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वसाइल महदूद होते हैं और हमारे मुल्क में इनकी तकसीम गैर यकसा होती है। इसलिए इनकी मंसूबाबंदी करनी बेहद ज़रूरी होती है। ऐसा करके हम इन वसाइल की बचत कर सकते हैं, इन्हें सुरक्षित कर सकते हैं और माहौल को भी आलूदा होने से बचा सकते हैं। कुदरती ज़राए या वसाइल से क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो कुदरत के ज़रिए बख्शी गई तमाम दौलत जो हमारी ज़िंदगी को खुशहाल और हमें ज़मीन पर रहने के लायक बनाती है, कुदरती वसाइल कहलाती है। मिट्टी और इसकी ज़रख़ेज़ी, मादनियात, नबातात, जंगली जानवर वगैरह कुदरती वसाइल की मिसालें हैं। कुदरती वसाइल की एक अपनी अलहदा माशी अहमियत है, क्योंकि कुदरती वसाइल से हम पैसा भी कमाते हैं। ये वसाइल हमारी ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाली सरगर्मियों में मददगार साबित होते हैं। याद रखोगे कि कुदरती वसाइल की अपनी एक अलहदा माशी यानी कि पैसे से रिलेटेड अहमियत होती है। ये वसाइल हमारी ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाली सरगर्मियों के ख़ास ज़राए होते हैं। इनसे सनतों को यानी कि इंडस्ट्रीज़ को कच्चा माल मिलता है।
कुदरती वसाइल से और हमारी तमाम कारोबारी जितनी भी सरगर्मियां हैं कुदरती वसाइल से किसी न किसी तौर पर डिपेंडेंट होती हैं, जुड़ी होती हैं। कुदरती वसाइल कुदरती खूबसूरती को भी कायम रखने के लिए मददगार साबित होते हैं। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना